हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET ब्राइट। चलिए आज हम पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। आप सबको पता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी पेपर देखेंगे, चाहे आप किसी भी पेपर को देखिए, वहाँ से क्वेश्चन आना बिल्कुल जायज़ है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आई होप कि आपके भी पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है, और आप जो है वो यहाँ से क्वेश्चन को देखेंगे और इस चैप्टर को समझते हुए कोई भी क्वेश्चन अपना गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 6 है आपके पास और चैप्टर क्या है आपके पास यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। पहले तो ये समझ लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स है क्या अपने पास, ठीक है। देखिए, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जब हम एक देश को क्रिएट करते हैं, जब हम एक देश को बनाते हैं, वहां पे नागरिकों का गठन करते हैं, या जब नागरिक होते हैं तो नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। कुछ अधिकार वो जमीन देती है उनको, और कुछ अधिकार हमारा संविधान उनको देता है। जो हमारा संविधान दे रहा है वो कौन से पार्ट में है, तो वो पार्ट नंबर 3 के अंदर आते हैं। और पार्ट नंबर 3 का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है, पार्ट नंबर 3 का नाम है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। क्या नाम है इसका? फंडामेंटल राइट्स। अगर हम बात करें आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 किस में कवर किया जाता है? आर्टिकल नंबर 12 से 35 कवर किया जाता है किसके अंदर? ये किया जाता है पार्ट नंबर 3 के अंदर। अगर आप सभी को याद हो तो हमने पार्ट नंबर 1 से शुरुआत करी थी। पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने आर्टिकल नंबर 1 to 4 करा था, और वो 1 to 4 किससे डील करता था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से डील करता था। फिर जैसे आप आगे बढ़े 5 to 11 जैसे आप गए तो आपने सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा, और अब आप 12 से 35 कहां पर कवर करेंगे? फंडामेंटल राइट्स के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास विदाउट टाइम वेस्ट किए कि चीजें कैसे कैसे क्या क्या थी यहाँ पे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे क्या कहा जाता है? कॉर्नर स्टोन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, टुगेदर विद द पार्ट ऑफ DPSP। ध्यान देना, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना या एक दूसरे की आप सहमति के बिना इनके ऊपर काम यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कंसाइंस है, ठीक है। कौन कौन सा पार्ट? पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट नंबर 4 अभी आप आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है DPSP। इसके बाद आगे वही आप पढ़ेंगे, ठीक है। कहता है एम क्या है? टू एस्टैब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट अ मैन। किसकी सरकार बनानी है? कानून की सरकार बनानी है, ना कि किसी व्यक्ति की क्या बनानी है? हमें सरकार बनानी है, कानून बनाने हैं। समझते हैं, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब भारत के पास जो है वो अपनी टेरिटरी थी, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, और उससे पहले भी अगर हम बात करें, जब राजे महाराजे हुआ करते थे, तो किसकी सरकार थी वहाँ पे? तो भाई वो खुद कानून थे, और वो हमें सज़ा सुनाया करते थे। जैसे अकबर के राज कार्यकाल में आप देखते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के कार्यकाल पे आप देखते हैं कि वो हमें सज़ा सुनाया करते थे। पर जब भारत आज़ाद हुआ तो हम लोगों ने आदमी की गवर्नमेंट ना बनाकर किसकी गवर्नमेंट बनाई? भाई कानून बनाया हमने, ठीक है। कानून की सरकार यहाँ पर हमने क्रिएट करी है। कहता है राइट एनफोर्स लिमिटेशन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। आई थिंक आपको ये लाइन समझ में आ रही होगी कि ये करना बहुत ज़रूरी है हमारे संविधान के अंदर, ताकि डेमोक्रेसी लाई जा सके, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्रिएट किया जा सके। कहाँ पे? भारत के अंदर। कहता है ये फंडामेंटल है। क्यों? क्योंकि ये गारंटीड और प्रोटेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? हमारे संविधान के द्वारा, जो कि क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड कंसीडर किया जाता है। कहता है ये फंडामेंटल भी है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक बंदे के लिए इतने ज़रूरी हैं कि आपका ऑल अराउंड डेवलपमेंट किससे हो सकता है? इन फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बढ़ेंगे इसके साथ हम। अब एवोल्यूशन देखते हैं। कहता है पुराने टाइम पीरियड पे ज्यादा करके फोकस किस पे दिया जाता था? जस्टिस पे। और किसको नहीं दिया जाता था तवज्जो? अधिकारों को। तो आप राजा को देखिए, अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी तो सर कलम करवा देंगे, इस तरीके से किया करते थे। तो फटाफट जस्टिस की बातें होती थी, ना कि किसी भी प्रकार के अधिकारों की बात वहां पर हुआ करती थी। पार्ट नंबर 3 को बच्चे याद रखेंगे, मतलब फंडामेंटल राइट्स को ही मैग्ना कार्टा, क्या कहा जाता है इसको? मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा का मतलब होता है बच्चे, जब भी किसी के अधिकार
अधिकारों को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो पहला मैग्ना कार्टा कब लिखा गया होगा, 1215 में। और भी बहुत सारे मैग्ना कार्टाज हैं जो आप हमारे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं, पर इसके अलावा अभी आपको याद रखना है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है। कहता है मोतीलाल नेहरू कमेटी डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट्स इन 1928। तो आप पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर कि नेहरू रिपोर्ट आई थी और उन्होंने पहली बार क्या मांगे थे, हमारे फंडामेंटल राइट्स को मांगा था। आगे आता है ये पूरा का पूरा प्रावधान, जो ये फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान है, ये हमने कहाँ से कॉपी करा है या कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है यूएसए के। और यूएसए के कहाँ से, तो बिल ऑफ राइट्स से वहाँ से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स को गारंटी करता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल द पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो फंडामेंटल राइट ऐसे नहीं है कि हमारी समाज के ऊंची वर्ग के लोगों के, नीचे वर्ग के लोगों के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं, सबके लिए अवेलेबल है ये, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। इसके बाद आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। अच्छा देखिए, अब एक पेपर में क्वेश्चन है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था शायद पिछली किसी क्लास में कि ओरिजिनली जब शब्द लगता है तो इट मींस जब संविधान बना था। तो जब संविधान बना था तो कितने फंडामेंटल राइट्स थे, 7, बट अब कितने हैं, एट प्रेजेंट कितने हैं, तो आपको याद रखना है एट प्रेजेंट 6 है। देखते हैं सबसे पहला कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल नंबर 23 से 24, उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल नंबर 25 से 28, उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30, और उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32। इट मींस एक आर्टिकल हमें यहाँ पे नहीं मिला और वो कौन सा था, आर्टिकल नंबर 31। कौन सा आर्टिकल हमें यहाँ पे नहीं मिलता है, आर्टिकल नंबर 31 हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसको भी समझेंगे अभी हम, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब आते हैं हम यहाँ पे आर्टिकल नंबर 31 कौन सा था, तो आपको याद रखना है राइट टू प्रॉपर्टी था। कौन सा था ये वाला, आपको याद रखना है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल नंबर 31 के अंदर आया करता था। किसके अंदर आया करता था, 31 के अंदर आया करता था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। आप मुझे बताएंगे किस अमेंडमेंट से इसे क्या किया गया है, डिलीट किया गया है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल से इसको, कौन सी अमेंडमेंट से इसको डिलीट किया गया है। आगे बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं हम अपने फंडामेंटल राइट्स की। देखिए, कहता है मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव वेयर आर पॉजिटिव इन नेचर कन्फरिंग सर्टेन प्रिविलेजेस ऑन द पर्सन्स, ठीक है। समझिएगा, अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव किस सेंस में देखे जा रहे हैं, तो इस बात को समझिएगा। नेगेटिव ये किसके लिए, हमारी सरकार के लिए, क्योंकि सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। पॉजिटिव किसके लिए, हमारे लिए है कि मैं और आप, अगर कोई किसी भी तरह की कोई हानि पहुंचाता है तो मैं और आप वहां पर पार्टिसिपेट या फंडामेंटल राइट्स का हवाला लेकर काम अपना कर सकते हैं। कहता है ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल बोलने का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि जिनके ऊपर न्याय मिल सकता है। ये डिफेंड किए जाते हैं, गारंटेड किए जाते हैं, किसके द्वारा, बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जिसको जरूरत है, जिसके फंडामेंटल राइट्स का नुकसान किया जा रहा है, वो आर्टिकल नंबर 32 के अंदर कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल नंबर 226 के अंदर कहां जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है। कहता है ये किसके लिए अवेलेबल है, याद रखिएगा, टू ऑल सिटीजन्स। सम जो है वो किसके लिए अवेलेबल है, नॉन सिटीजन्स के लिए भी। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था उस दिन कि अगर हम बात करें, सिटीजन वो होता है जो एक जगह पे रहता है, वहां पे पॉलिटिकल और सिविल राइट्स को क्या करता है, एंजॉय करता है। और उसके अलावा मैंने आपको एक बताया था कि एक हमारे पास कौन होते हैं यहाँ पे, एलियंस। एलियंस भी मैंने आपको बताए थे 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा एलियन होता है हमारे पास, फ्रेंडली एलियन, एक कौन सा होता है, एनिमी एलियन। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सारे सिटीजन्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। कहता है दे आर नॉट एब्सोल्यूट सैक्रोसेंट बट क्वालिफाइड। अब ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट में जैसा लिखा गया वैसा ही है हमारे पास, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, हमें एक फंडामेंटल राइट के अंदर बोला गया है कि मैं और आप कहीं भी जा सकते हैं, भारत की टेरिटरी
के अंदर मैं और आप कहीं भी जा सकते हैं। पर समझिए जब लॉकडाउन लगा, जब हमारे पास कोविड की बीमारी फैली, तो क्या हमारे उन फंडामेंटल राइट्स को रोका गया था? बिल्कुल रोका गया था। तो क्या कहा गया है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है कि जैसे है वैसे नहीं है, बिल्कुल अगर ज़रूरत पड़े तो पार्लियामेंट उनको क्या कर सकती है, कर्टेल, रिपील भी यहाँ पर कर सकती है, चेंज कर सकती है, ठीक है। पर कैसे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। उसके साथ इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो सोसाइटी, इंडिविजुअल, उसकी लिबर्टी, सबके बीच में बैलेंस बनाकर रखने का काम करते हैं। कहता है ये सस्पेंड किए जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सस्पेंड किए जा सकते हैं किस टाइम पर? नेशनल इमरजेंसी के दौरान। कब किया जा सकता है इनको सस्पेंड? नेशनल इमरजेंसी के दौरान। कौन से ऐसे राइट हैं जो क्या किए जाएंगे, जो सस्पेंड नहीं किए जाएंगे? वो होंगे आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। ये दोनों सस्पेंड नहीं होंगे, बाकी सारे सस्पेंड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है बाकी सारे क्या किए जा सकते हैं, सस्पेंड किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास यहाँ पे इसका नेचर। अब हम आगे देखेंगे। अब आता है आर्टिकल नंबर 12 हमारे पास, इसको समझते हैं। देखिए क्या लिखा है। आप देखेंगे पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स में बार बार एक वर्ड यूज होगा। वो वर्ड क्या होगा आपके पास? स्टेट, ठीक है। अभी आप बार बार जब क्या पढ़ेंगे, आप लोग फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, तो आप बार बार एक शब्द का प्रयोग करेंगे जिसका नाम क्या होगा बेटा? यहाँ पे क्या टिक करेंगे अब आप पे? उस वर्ड का नाम होगा स्टेट। तो अब हमें समझना है कि स्टेट है क्या, ठीक है। स्टेट है क्या, देखते हैं। देखो, कहता है गवर्नमेंट और पार्लियामेंट है भारत की, यही भी स्टेट है। अगर गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर राज्यों की, वो भी स्टेट है। जितनी भी लोकल अथॉरिटीज है वो भी आ गई। और किसके अंदर पर? वो भारत की टेरिटरी के अंदर। अगर मैं कहूं कि यूएन हमारा स्टेट है, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगी लाइन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि जो भारत की टेरिटरी के अंदर है और जो किसके कंट्रोल के अंदर है? भारत के कंट्रोल के, भारत की सरकार के कंट्रोल के अंदर है। तो अगर हम स्टेट वर्ड की बात करें तो स्टेट वर्ड के अंदर गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सारी लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज यहाँ पर आ जाती हैं। इसके साथ वो जो टेरिटरीज और अथॉरिटीज हैं वो किसके अंदर? तो भारत की टेरिटरी के अंदर, और किसके अंदर? भारत के कंट्रोल के अंदर, ठीक है। चलिए, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 13 पे। 12 हो गया, 13 पे आते हैं। इट डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद डेरोगेशन, ठीक है। देखिए भाई, बोला इन शॉर्ट मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में समझाती हूँ कि ऐसा कोई भी फंडामेंटल राइट, ऐसा कोई भी, या फिर ऐसा बोलो कि ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हर्ट करेगा, ऐसा कोई भी कानून जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हर्ट करेगा, उस कानून को क्या कर दिया जाएगा? नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। याद रखना है आपको, ठीक है। इसे खत्म कर देंगे, फंडामेंटल राइट थोड़ी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है। कहता है केशवानंदा भारती केस हुआ था 1973 का, वेरी इंपॉर्टेंट केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उनको भी चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, और अगर ऐसा कभी होता है तो ये भी चीजें देखी जा सकती हैं। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 14 पे। तो आपको याद करिए, आपने क्या पढ़ा था सबसे पहला यहाँ पे? आपको याद होगा, अभी आपने बिल्कुल एक शीट देखी थी यहाँ पे, देखिए ध्यान से, है ना। ये पढ़ा था राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी किसके अंदर आता है? तो राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 के अंदर आता है। अब हम सबको कवर करना शुरू करेंगे, पर पहला कौन सा देखेंगे हम? आर्टिकल नंबर 14। अब 14 को थोड़ा समझते हैं। देखिए बच्चों, पहले ऐसा था कि पहले जब कभी सजा सुनाई जाती थी, जब हम पे अंग्रेज भारत में रूल कर रहे थे, या फिर अंग्रेजों के पहले अगर हम बात करें जब राज्य महाराजे भारत में रूल कर रहे थे, तो वो जब सज़ा सुनाते थे वो हर फैक्टर को देखा करते थे कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती थी। पर जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का क्या बनाया गया? प्रॉपर तरीके से एक संविधान बना, और उस संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया समझिएगा, ठीक है, उस संविधान के अकॉर्डिंग हर चीज़ बनाई गई। कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने मैं आप हम सब क्या होंगे? इक्वल होंगे, और हमें इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी। किसकी? कानूनों की। ये जो कंसेप्ट है सेकंड वाला, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये कहाँ से लिया गया? तो ये एवी डाइसी थे, एक बहुत फेमस ज्यूरिस्ट, कहाँ के? ब्रिटेन के, उन्होंने दिया था। तो ये कहाँ से हमने कंसेप्ट लिया है? ब्रिटेन से। तो कहता है कि कानून के सामने मैं आप कोई भी हो, चाहे अमीर गरीब कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम सब एक समान ही ट्रीट किए जाएंगे। चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे कोई भी हो, उन सबको कैसे ट्रीट किया जाएगा? इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझेंगे कि किस किस को इक्वली ट्रीट नहीं मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। तो कहते हैं प्रेसिडेंट को, उसके बाद है मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, फॉरेन डिप्लोमेट्स हु एंजॉय इम्यूनिटीज टू प्रोटेक्शन एंड स्पेशल प्रिविलेजेस। ठीक है, तो ये सब कानून के बराबर ट्रीट नहीं किए जाते हैं, बाकी सबको एक्सेप्शन है बेटा। ठीक है, एक्सेप्शन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे आपको एक्सेप्शन देनी पड़ती है। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, समय समय पर उन पे क्या लगाई जाती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे आता है इसके बाद आर्टिकल नंबर 15, जिसमें क्या बोला गया, ध्यान से सुनेंगे। कहता है यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अब भेदभाव नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ओनली किस किस ग्राउंड पे नहीं होगा, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन पे किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अगर इनके अलावा किसी और चीज पे हो रहा है तो शायद हो भी सकता होगा भेदभाव, पर इन मैटर्स पे नहीं होगा। ठीक है, आप समझिएगा क्या बोला गया, इक्वल एक्सेस टू शॉप्स होगा, जैसे आपको मुझे सबको अधिकार होगा दुकानों का, होटल्स का, वेल्स का, टैंक्स का, बाथिंग गार्ड्स का और रोड्स का। ठीक है, आप सबको पता है कि हमारे पास एक सोसाइटी बहुत वल्नरेबल रही है हमेशा से, अनटचेबल्स। ठीक है, जिनको गांधी जी ने भी अपलिफ्ट करने की बात करी और बाकी जितने भी बड़े बड़े दिग्गज लोग आए उन सब ने उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश बार बार करी है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो आज भी कुछ गांव ऐसे हैं, आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे कुओं से पानी भरना या बाथिंग घाट्स में जाना उन लोगों का अलाउड नहीं है, जो नीची जाति के लोग हैं। ठीक है, या फिर जिनको हम डिप्रेस्ड क्लासेस कह देते हैं। ठीक है, उनको वहां पर जाने का अलाउड नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया कि जब हम देश बना रहे हैं तो हम किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। पर ये जो बेटा डिस्क्रिमिनेशन है, ये आपने एक मूवी देखी होगी आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15, ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो आपको दिखाती हैं कि किस तरीके से डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस किए जाते थे। ठीक है, चलिए अब एक्सेप्शन देखते हैं क्या है यहाँ पे, कि स्टेट जो है वो परमिट कर सकता है कुछ स्पेशल प्रोविजंस। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं ना कि हम किसी भी सेक्स के साथ, ना मेल ना फीमेल, पर यहाँ पर हम वुमेन को थोड़ी तवज्जो देते हैं और बच्चों को, अगर इनकी बात आएगी तो इनको हम किसी भी प्रकार का स्पेशल प्रिविलेज दे सकते हैं। ठीक है, आगे एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ एससी और एसटी एंड आल्सो फॉर द रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आप सबको पता है कि स्कूल में रिजर्वेशन देखी जाती है इनके लिए, तो वो भी यहाँ पर प्रोवाइड बताई गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या कहता था कि कानून के सामने हम सब इक्वल हैं, हमारे सर्कमस्टांसेस इक्वल होंगे तो ही सजा एक जैसी होगी। और उसके अलावा आर्टिकल नंबर 15 यहाँ पे क्या कह रहा है हमें, कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा किस किस के बीच में, किसी भी पैमाने पे। किसी मतलब बोलने का मतलब है कि कुछ परमानेंट, कुछ फिक्स ग्राउंड दे रखे हैं, इन पे भेदभाव नहीं होगा, अगर इसके अलावा कुछ हो तो भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं इसके बाद आर्टिकल नंबर 16, जो कि आता है राइट टू इक्वालिटी के अंदर। 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको, मुझे, हर किसी को जो भारत की टेरिटरी के अंदर रह रहा है उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का पूरा अधिकार है, वहां पे भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अच्छा तुम इस धर्म के हो तो तुम यहाँ पे आईएएस नहीं बन सकते हो, या तुम इस धर्म के तुम ये नहीं बन सकते हो, बिल्कुल नहीं। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीजों पे आप अपॉर्चुनिटी को लेकर नहीं बैठ सकते हो। अब एक्सेप्शन क्या है, पार्लियामेंट किसी भी तरीके से क्या कर सकता है, कोई ना कोई क्या कर सकता है, प्रेस्क्राइब कर सकता है किसी भी चीज को। जैसे आप देखिए रेसिडेंस एक मैटर माना जाता है। कुछ ऐसे साउथ इंडिया की बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो कि प्लेस ऑफ रेसिडेंस को बहुत मानती हैं कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आता है इसके बाद आर्टिकल नंबर 17, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला जाता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी के लिए गांधी जी ने भी एक लीग बनाई थी 1932 में, जिसका नाम था एंटी अनटचेबिलिटी लीग। क्या नाम था बेटा इसका, एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाई थी उन्होंने। किसके लिए, ये इन अनटचेबल्स के लिए। ठीक है, और प्लस उन्होंने एक न्यूज़पेपर अपना लॉन्च करा था जिसका नाम था हरिजन, और हरिजन बोलने का मतलब हो गया हरि के जन। ठीक है, तो याद रखना आपको, ये उनकी न्यूज़पेपर भी थी जो 1933 में चली, और उन्होंने एंटी अनटचेबिलिटी लीग भी बनाई थी कब, 1932 में। तो ये पॉइंट्स भी आपको थोड़े से समझने हैं। कहता है इसके बाद अगर हम बात करें तो ये किसके खिलाफ है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ। अनटचेबिलिटी एक बहुत ऑफेंस है 1955 के एक्ट के अंदर, जिसको कब बदला गया था, 1976 में, और अब इसको किस नाम से जाना जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के नाम से जाना जाता है।
आप सबको पता है बाबा साहेब अम्बेडकर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन क्रूअल प्रथाओं को भारत से दूर करने का। ठीक है, चलिए आगे आता है इसके बाद 18 कहता है बच्चे अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आप टाइटल्स नहीं रख सकते हैं। ठीक है, पहले आपको टाइटल्स मिला करते थे बट अब आप किसी भी प्रकार का टाइटल अपने साथ नहीं रख सकते हैं एक्सेप्ट मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री में तो आपने भी हिम्मत करी ना, आपने जो है वहाँ पे क्या करा है, आपने वहाँ पे पार्टिसिपेशन दिया अपना और आपके काबिलियत के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है, एकेडमिक मिलता है। ठीक है, ये सब आप लगा सकते हैं, बाकी आप नहीं लगा सकते। सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है, चलिए तो ये था आपके पास पहला आर्टिकल जो कि किससे डील करता था, इक्वालिटी से 14 से लेके 18 तक। अब हम अगला देखेंगे, अगला कौन सा वाला आता है हमारे पास, राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 19 में ही 19 आर्टिकल नंबर 19 के अंदर ही खुद कितने राइट है, 6 राइट्स है। अब समझते हैं, पहला कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं और आप कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हैं। इकट्ठा बोलने का मतलब है हम कहीं पे भी धरना, प्रोसेशन, स्ट्राइक, इन सब के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। हाँ, पर एक शर्त है वहाँ पे कि हमारे पास आर्म्स नहीं होने चाहिए। मैं और आप क्या बना सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं। मैं और आप भारत की टेरिटरी के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, किसी भी प्रैक्टिस को और किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन को ले सकते हैं, ट्रेड या फिर बिजनेस को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है अपने पास। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो बोला गया है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। पर किस चीज़ पे लेकर, आप समझिएगा, जैसे मैंने भी आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि मैं और आप भारत की टेरिटरी के अंदर कहीं पे भी घूम सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कोविड जैसी कोई खतरनाक बीमारी, कोई घातक बीमारी है और तब हमें अगर रोका जा रहा है तो हमें वहाँ पर रुकना ही होगा। ठीक है, उसके अलावा हम एसोसिएशन तो बना सकते हैं। अब ये थोड़ी कि ऐसा कोई एसोसिएशन बना लिया जो कि टेररिस्ट ग्रुप के साथ बना लिया कि हम किसको मार देंगे, हम अपनी सरकार को ही नुकसान पहुंचाने लग गए, तो ये बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा भी कोई स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हैं जहाँ पे सरकार को लगे कि अच्छा ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरीके की आप चीज़ों को पास ऑन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 20 की बात करें तो प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, ये आपको एज इट इज़ ही याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 21 की बात करें तो ये लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, और 21A अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसके बारे में बात करता है, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। 22 की बात करें तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आप सबको पता है कि जब अरेस्ट किया जाता है तो वो प्रॉपर तरीके से उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जो आपको डिटेन किया जाता है। ठीक है, तो वो भी कुछ प्रॉपर तरीके से यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, डिटेंशन जो है वो 2 प्रकार की होती है। डिटेंशन 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्यूनिटिव। ठीक है, प्यूनिटिव का बोलने का मतलब हो गया मैंने और आपने क्राइम करा है और हमें पुलिस जेल में लेके चली जाए, तो वो प्यूनिटिव है। एक होता है बच्चे प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि मैंने और आपने क्राइम नहीं करा है, पर अगर मान लेते हैं मैंने और आपने कोई क्राइम नहीं करा है, पर फिर भी अगर पुलिस को हम पे शक है, तो जब शक के बिना पर उठाया जाता है, दैट इज प्रिवेंटिव। और प्यूनिटिव कौन सी होती है, आपने क्राइम करा, आपको पुलिस लेके जा रही है। ठीक है, चलिए तो ये हो गए आपके पास आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक हो गए, 19 से 22 तक हो गए ना, 19 से लेकर 22 तक हो गए आपके पास। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ समझते हैं। कहता है आर्टिकल नंबर 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। आप सबको पता है पहले एक प्रथा चला करती थी जिस प्रथा का नाम था बेगार। ठीक है, क्या नाम था इसका, बेगार। बेगार प्रथा के अंदर आपसे काम करवाया जाएगा और आपको बदले में किसी भी प्रकार की अमाउंट या पैसा नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बेगार प्रथा, इस तरीके की प्रथाओं को, प्लस आप सावधान इंडिया में देखते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिकिंग की जाती है ह्यूमन बींग्स की, इन सब को रोका गया। कौन सा आर्टिकल रोकता है, 23 रोकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं कि भाई कुछ तरीके से तो लगाई जा सकती हैं पब्लिक पर्पसेस के लिए, ये अलग बातें हैं। उसके बाद है 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दी हजार्डस जॉब्स। अगर आप मान लीजिए फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जो कि बहुत खतरनाक है, आप वहाँ पर भी किसी को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बच्चों को नहीं लगा सकते हैं, स्पेसिफिकली बच्चों का एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर बैन है। उसके बाद आता है आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसकी बात करें तो 25 से 28 के बीच में
बात करें 25 कहता है कि मुझे और आपको बिल्कुल पूरा का पूरा अधिकार है कि मैं और आप किसी भी तरीके से अपने धर्म को क्या कर सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अगर मुझे मूर्ति पूजा करनी है तो मैं मूर्ति पूजा करूंगी, अगर मुझे किसी भी तरीके से नेचर की पूजा करनी है तो मैं कर सकती हूँ। तो आप किसी भी तरीके से अपने रिलीजन को क्या कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि आप अपने धर्म को, और आप अपने धर्म के बारे में लोगों को बता भी सकते हैं, पर आप इस तरीके से नहीं बताएंगे कि सामने वाला मजबूर कर दिया जाए आपके द्वारा और वो धर्म परिवर्तन करवा ले। ठीक है, आप इतना मजबूर किसी को नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो आपके बोलने पर इन्फ्लुएंस होकर धर्म बदल ले। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं जानबूझकर। स्टेट कैन इम्पोज, अब स्टेट भी क्या लगा सकता है यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। जैसे तबलीगी जमात के बारे में आपको पता होगा, जब कोविड फैला था तो उनको रोकने की बात की गई थी वहां पे। उसके बाद 26 की बात करें तो ये क्या कहता है आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स बाय रिलीजियस डिनोमिनेशंस। तो आपको याद रखना है कि रिलीजियस जितने भी अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने का जो काम है वो कहां पर आता है, 26 के अंदर। 27 की बात करें तो आपको किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी भी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे टैक्सेशन की बात की गई है। 28 कहता है फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो आप और मैं क्या कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड कर सकते हैं और कुछ सर्टन एजुकेशंस पे भी इसको ला सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपके पास 29 से 30 कहता है आर्टिकल नंबर 29, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, अब प्रोटेक्शन आपको, अब हमें अधिकार दिया जा रहा है कि मैं और आप अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बचा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 30 की, तो वो माइनॉरिटीज़ को, माइनॉरिटी कौन है, जिनको लगता है कि मेरी भाषा, मेरी हर चीज़ खतरे पे है, उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। इसके बाद आते हैं हम कहाँ पे, लास्ट आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 32। मैं आपको अभी बता चुकी हूँ आर्टिकल नंबर 31 को जो है वो क्या कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, आपको याद रखना है राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो क्या कर दी गई है, डिलीट कर दी गई है। ठीक है, आपको याद रखेंगे इसको। और राइट टू प्रॉपर्टी को मैंने भी आपको बोला था किस अमेंडमेंट से निकाला गया है, तो इसका आंसर है 44th अमेंडमेंट 1978 से इसे निकाल दिया गया है। और इसको अब कौन से आर्टिकल में डाला गया है, तो आर्टिकल नंबर 300A में डाला गया है और ये पार्ट नंबर 12 हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था आर्टिकल नंबर 31 था, उसे निकाल दिया गया। कौन से उससे, तो आपको याद रखना है बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। और अब इसको किस में डाला गया है, आर्टिकल नंबर 300A पार्ट नंबर 12 के अंदर डाला गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर अगली हम बात करें यहाँ पे, तो आता है रेमेडीज। अब आप सबको पता है कि अगर हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और इन फंडामेंटल राइट्स को कोई बचाने वाला ही नहीं होगा, तो क्या फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित बचाया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। अब समझेंगे, कहता है राइट टू मूव द कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रिट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स। तो आप सबको पता है कि आप रिट के मामले पे दो जगह जा सकते हैं, हाई कोर्ट और कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जाने का रास्ता क्या होगा, 226 आर्टिकल, और सुप्रीम कोर्ट जाने का आर्टिकल क्या होगा, 32। तो कोर्ट कौन कौन से रिट इशू कर सकती है, तो आपको याद रखना है हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। अगर मान लीजिए कि किसी भी प्रकार से अगर आपको डिटेन कर लिया जाता है किसी बंदे के द्वारा जबरदस्ती, तो आपकी फैमिली के पास कौन सा रिट होता है, टू हैव द बॉडी। मेंडामस का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड का मतलब है सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई कि हम आपके ऊपर बैठे हुए हैं, आप किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी को रोकना। सर्शियोरारी का मतलब होता है सर्टिफाइड करा के किसी चीज को अपने पास लेना। और कुआ वारंटो का मतलब होता है किस अथॉरिटी से, क्या होता है कुआ वारंटो का मतलब, किस अथॉरिटी से। अब इनको ज्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना ही यहाँ पर याद रख पाएंगे तो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये सारा का सारा, आपको ये पढ़ना है, साथ साथ में देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो ये था आपके पास एक छोटा सा टॉपिक जिसमें नाम क्या था, फंडामेंटल राइट्स। आपको पढ़ने हैं कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। अगर आप देखें तो कई बार जो है वो पेपर में जो है ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको याद रखने हैं कि ये पेपर के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ तक पढ़ेंगे, अगर कोई डाउट आएगा तो आप मुझे बताएंगे, कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।